Hello, welcome to Patak classes. My name is Rohit Patak, and today we are going to cover the topic which is known as electrostatic potential energy or electrostatic potential. अच्छा, तो आज हम बेसिकली दो टॉपिक करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब सवाल आता है कि कौन सा टॉपिक पहले करें। टॉपिक तो दो है। देखो, तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमें पहले करना चाहिए, लेकिन देखो इसमें दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी जगह का या किसी पॉइंट का डायरेक्ट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो बड़ी आसानी से आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आप निकाल लोगे। इस वजह से आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जैसे बात हमें समझ में आने लगेगी, फिर उसके थ्रू हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो काफ़ी सारे बच्चों ने शायद ये टॉपिक बुक्स में पढ़ रखा होगा, डिफरेंट बुक्स अगर आप रेफर करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बड़ा कॉमन सा डेफिनेशन मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाट इज दैट कि आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा के ले जाते हैं तो उसके चलते जो आपको वर्क डन करना पड़ता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सीधे मायने में कहूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये सबको पता है, सबने काफ़ी लोगों पर पढ़ रखा है। अब कंफ्यूजन जो आता है उसके बाद आता है कि डेफिनेशंस लागू कैसे होते हैं। सर कई जगह पे तो समझ ही नहीं आता डेफिनेशन काम कैसे करता है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे इंटरव्यू सारे डाउट्स जो इस टॉपिक के थ्रू आपको क्लियर हो जाए। अच्छा देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे तो इस चीज़ को स्टडी करने के पहले आप देखिए कि जब आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, बात को ध्यान से समझिए। अगर आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं तो उस जगह पे, उस एरिया में, उस फील्ड में आपको किसी किस्म की बाधा आनी चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सपोज कीजिए आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। आप मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी एक चार्ज को, मान लीजिए +2 चार्ज को मूव करा के लेके आना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जिस इलाके में इस काम को कर रहे हैं, अगर उस इलाके में किसी किस्म का ऑब्स्टिकल ना हो तो काम को करने का मजा क्या है। आप खुद सोच के देखिए कि सपोज कीजिए आप किसी नए जगह पे गए हैं, वहां पे अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई ठेला वेला कुछ लगाना चाहते हैं। अब सपोज कीजिए कि उस जगह पे ऑलरेडी में किसी का दुकान उसी सेम बिजनेस का खुला हुआ हो तो वो आपके साथ कम्पीट करने की कोशिश करेगा। तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वहां पे एक कंपटीशन मिलेगा और आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए इस बात को, अगर वहां पे ऑलरेडी कोई कंपीट करने के लिए ना हो, आप पहली बार उस जगह पे जा रहे हो, अपनी दुकान खोल रहे हैं, तो आपको तो कुछ खास वर्क डन करना पड़ता ही नहीं क्योंकि वहां पे कोई कंपटीटर है नहीं। लेकिन अगर वहां पे पहले से कोई कंपटीटर मौजूद है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है अपने आप को टिका के रखने के लिए। तो उसी वजह तरह अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करा के लेके जा रहा हूँ तो उसमें कुछ स्पेशल वर्क डन तो हो नहीं रहा। काय का वर्क डन हो रहा है, कोई स्पेशल वर्क डन तो हो नहीं रहा। लेकिन सपोज कीजिए अगर इस इलाके के अंदर इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करा के ले जाने के वक्त अगर इस चार्ज को किसी किस्म के ऑब्स्टिकल को फेस करना पड़ता है या बाधा को फेस करना पड़ता है, फिर जाके मैं कह सकता हूँ हाँ इसको सही में कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है क्योंकि किसी चीज को फेस करना पड़ रहा है, उसके चलते उसको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो मतलब मुझे जानबूझ के इसको यहाँ से इस पॉइंट तक मूव कराने से पहले मुझे इसके रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना पड़ेगा। अब लोग सर ऑब्स्टिकल कैसे क्रिएट करेंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ इसको एक ऐसे रीजन के अंदर करते हैं जहाँ के अंदर थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो कि जब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर मूव करा के ले जा रहे हो उसको इधर आने से रोके, उसको धक्का मार के उधर भेजते हैं। ठीक है, मतलब उसको उतनी आसानी से यहाँ पे आने लाते हैं। अब ये सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक +q चार्ज रख दीजिए। अगर आपको पता हो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाहर की तरफ रेडिएट आउट होता है, तो उसके चलते यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे रेडिएट आउट होगा, ऐसे रेडिएट आउट होगा। तो ये आपका क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन आ गया, आपको एक रीजन मिल गया। अब आप खुद देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को आप जब इधर से इधर मूव करा के लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके आ रहे हो। अब पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब ये चार्ज अब अगर इधर से इधर आता है तो उसके लिए काम उतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये जो चार्ज है उसको क्या कर रहा है? रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस बंदे को अपना एक कंपटीटर मिल गया। तो अब अगर कंपटीटर मिल गया और अब अगर वो काम कर रहा है तो इस काम को हम सही मायनों में एक काम कह सकते हैं क्योंकि वो काम कर रहा है। अगर सपोज कीजिए ये अगर नहीं होता, अगर इसको इधर से मूव करा के यहाँ पे लेके आता, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? क्योंकि
कोई खास कोई कंपटीशन चैलेंज तो उसको फेस करना नहीं पड़ा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये उसको रिपेल कर रहा है, अब इसको यहाँ से यहाँ पे आने में कोई चैलेंज फेस करना पड़ेगा। एंड रियल इट इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का लॉजिक पढ़ते हैं या मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि जिस एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हो या जिस डेफिनेशन को आप पढ़ रहे हो वो डेफिनेशन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हो, तभी आपका जो डेफिनेशन है प्रॉपर्ली वैलिड होता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए इस चार्ज को आप इधर से रिमूव करा के ले जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर किस रास्ते लेके जाए, ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके जाए, ऐसे घुमा के लेके जाए। अरे भाई कोई मैटर नहीं करता। अगर आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, एक चीज होता है जिसको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करते हैं, चाहे आप किसी भी पाथ के थ्रू करिए, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आप ऐसे ले जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे घूम के जाइए, अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम होता है तो आप किसी भी रास्ते जाइए यूजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपके लिए वर्क डन तो सेम ही होगा। मतलब आपके पाथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, तो आपको बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उसको लेके आपको श्योर होना है। फिर आप चाहे कहीं से भी कहीं पे लेके जाइए, किसी रास्ते से भी लेके जाइए, आपका जो आंसर आएगा वर्क डन जो आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण काम हो रहा है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, चलिए आप मान लीजिए इसको यहां से यहां तक लेके आए हैं, तो आपको एक वर्क डन करना पड़ा। अभी राइट नाउ ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू द बुक्स दैट यू हैव रेड, उसमें अक्सर आपको ये डेफिनेशन मिल जाता है कि आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हमें ऐसा हमेशा पता होता है जब भी हम कोई चीज करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं। अगर आप इधर से इधर जाते हैं, ये पॉइंट आपके लिए फाइनल, ये पॉइंट आपका इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, इनिशियल का पोटेंशियल अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आता है, वर्क डन आता है पर यूनिट द टेस्ट चार्ज व्हिच यू हैव मूव्ड, पर यूनिट द टेस्ट चार्ज व्हिच यू हैव मूव्ड। राइट नाउ यहाँ पे जो आपने वर्क डन किया है, मार्क माय वर्ड्स, ये वर्क डन कहलाता है एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि देखिए ये आपको खुद ब खुद करना पड़ रहा है, आपको खुद ब खुद करना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे सर वर्क तो करना ही पड़ता है, अपने आप थोड़ी होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। मैंने क्या बोला था मैं बताऊंगा। ये जो पूरा सेटअप है किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मैंने रख के कर रहा हूँ। अगर सपोज कीजिए कि मैं इसको यहाँ से खींच के यहाँ नहीं लेके आता, ये चार्ज मैंने मानिए कहीं पे भी है, मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने सब पकड़ के रखा हुआ है इसको, अगर मैं अपना हाथ हटा लूँ, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, जो धक्का मार के इधर की तरफ कर देगा, मतलब ऑटोमेटिकली ए से बी तक आ जाएगा। अब देखिए ये भी तो वर्क डन था, बट इस वर्क डन को मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब इस वर्क डन को एक्सटर्नली करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली हो गया। ये जो वर्क डन होता है इसको कहा जाता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में रिपल्शन था, तो ये बड़ा चार्ज है क्योंकि ये आपका क्या कहलाता है, पेरेंट चार्ज कहलाता है। जो बड़ा वाला चार्ज होता है जो इमूवेबल होता है, इसको पेरेंट चार्ज या सोर्स चार्ज कहा जाता है। और जिसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है इसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज या टेस्टिंग चार्ज, कुछ भी बोलिए एक ही बात है। शब्दों से क्या आता है, भावना को समझना चाहिए। तो अगर सपोज कीजिए इस चार्ज को आपने यहाँ पे रखा होता और ऐसे मैंने हाथ से दबा के रखा, मैंने इसे छोड़ दिया, ये फटाक से यहाँ पे आ जाता, लेकिन इसके लिए आपको कोई वर्क डन नहीं करना था। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसी को यहाँ पे इसको धक्का मार के यहाँ पे लेके आ गया, तो वो भी एक वर्क डन है, लेकिन वो वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है क्योंकि आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, वो अपने आप हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। लेकिन यहाँ पे जब आप इधर से इधर लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने आप वर्क डन करना पड़ रहा है, ये एक्सटर्नल वर्क डन है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है कि एक्सटर्नल वर्क डन। और कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं आप देखिए ध्यान से, बी से ए तक जा रहे हैं, आप बी से ए तक जा रहे हैं। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक डेफिनेशन कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in an electric field region is the amount of work done in moving a unit positive charge from that point to that point. अब ये unit positive charge सर क्या है? Again another confusion. चलिए बताता हूँ। अगर सपोज कीजिए इस चार्ज को आप 1 कूलम बिठा देते हैं, क्या बिठा देते हैं? 1 का मतलब समझते हैं ना? यूनिट या यूनिटी, ये जो शब्द आपको कई बार दिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है? यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी वैल्यू को जब 1 कर देते हो वो क्या कहलाता है? यूनिट या यूनिटी। अगर आप इसको 1 कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा? ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है b to a आप कर रहे हो, ये किसकी इक्वल आ जाएगा? va माइनस bb। अच्छा, कुछ जगह पे आपको ऐसी भी चीजें दिखेंगी
ये जो VA माइनस VB है इसको ऐसे डेल्टा V से दिखाया जाता है। अरे बाबा घबराने की कोई बात नहीं है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का चेंज देख लो ना, पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, उसको आप डेल्टा V से भी दिखा सकते हो। तो आप खुद देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसकी इक्वल आ गया, एक्सटर्नल वर्क डन की इक्वल आ गया। कब, जब आपका यूनिट जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज जिसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया था, वो क्या है, यूनिट हो। यूनिट का मतलब 1 होगा। अगर आप इसको 1 नहीं करते तो आपको डेफिनेशन ऐसा देना पड़ेगा कि वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। अगर आप इसको यहाँ पे 1 कर देते तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है आपके लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between any two points is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another। इसके अंदर अगर आपने सपोज कीजिए कि ये डेफिनेशन अगर आपने एग्जाम में लिख के आ गए तो कहेंगे सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिला, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको मार्क्स। क्यों? क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन एक चीज की कमी है। वो कमी क्या है, आपको एंड में बस ये लिखना है, विदाउट एक्सीलरेशन। ये चीज आपको, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ये चीज आपको ऐड करना ही पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपने सब कुछ लिख दिया लेकिन एंड में जाके विदाउट एक्सप्रेशन नहीं लिखा, माजरा गड़बड़ा जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, शायद आपको मार्क्स ना भी मिले। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, विदाउट एक्सप्रेशन का क्या लॉजिक है, मतलब एक्सप्रेशन को जीरो करना है, क्यों? चलिए बताता हूं। देखिए आप जब किसी पॉइंट को, मैंने बोला था ना काफी सारी कंफ्यूजन आते हैं जब आप बुक्स में पढ़ते हो तो ऐसे अजीब वगैरह टर्म्स दिख जाते हैं, उसका आधा मीनिंग तो आपको समझ नहीं आता। तो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखो आप क्या करना है, जब इस चार्ज को आप इधर से इधर उठा के रख रहे हो, आपको चार्ज को धीरे धीरे उठा के लेके जाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके धीरे 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 लेके जाना है ताकि एवरी मूवमेंट आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है क्या होता है, अगर आपको पता हो वेलोसिटी जब आपका कांस्टेंट होता है, अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो क्या है आपको पता नहीं, किसी कांस्टेंट जिसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो। और ये डेरिवेटिव ऑफ आपका, सॉरी इसको अगर आप टी से कर देते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाता है, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाता है, मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो। वही तो आपको चाहिए, मतलब आपको इस पार्टिकल को या इस चार्ज को आराम आराम से उठा के लेके जाना है ताकि हर एक मूवमेंट में आपका वेलोसिटी जो हो वो कांस्टेंट हो। मतलब एक्सेलरेशन जीरो होने से आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी हर एक मूवमेंट पे कांस्टेंट मिल जाएगा। अब सवाल है ये सब करने का मतलब क्या लॉजिक है, क्या फर्क क्या पड़ जाएगा? अरे भाई बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक, जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आपका वेलोसिटी जो है हर एक मूवमेंट पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण क्या होता है, जब आप इस बॉडी को मूव करा के लेके जा रहे हो तो उसके अंदर एक किस्म की एनर्जी स्टोर हो। इसको आगे जाकर हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे तो नहीं हो पाएगा, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कहां से आता है, जब आप इसको ऐसे मूव करा तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है ना। जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगा, वही काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका वर्क डन है जिसको आप काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो ये हाफ mv² जो आपका वर्क डन है या काइनेटिक एनर्जी वो भी आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए ध्यान से बात को समझिए, एक्सेलरेशन अगर आपका जीरो आता है हर एक मूवमेंट पे तो मतलब हर एक पॉइंट पे आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² वो भी कांस्टेंट आएगा। m क्या होता है यहाँ पे, इस चार्ज का मास होता है, ठीक है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब हर एक मूवमेंट पे आपको वर्क डन जो मिलेगा वो आपको फिक्स्ड मिलेगा, सेम मिलेगा।
अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको हर एक मूवमेंट पे, हर एक जगह पे, हर एक पोजीशन पे अगर आपको वर्क डन सेम मिलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जब मूव कराते कराते यहाँ तक पहुंचे तो आपका वर्क डन है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन जो भी बोल लीजिए, वो आपका 2 जूल है। जब यहाँ पे पहुंचे तब भी 2 जूल है, यहाँ पे पहुंचे तब भी 2 जूल है। हर एक पॉइंट पे आपको अगर 2 जूल मिलता है तो आपको एक कॉमन वैल्यू मिल रहा है वर्क डन का, व्हाट इज दैट? 2 जूल। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में 2 जूल बिठा सकते हैं, बिठा सकते हैं नहीं बिठा सकते? यहाँ पे 2 जूल बिठा सकते हैं। अब ले लीजिए दूसरा सिनेरियो जहां पे आपको एक्सेलरेशन 0 नहीं मिल रहा या आपने डेफिनेशन में दिया नहीं। अब देखिए किस किस्म के पंगे क्रिएट होंगे। जब आप एक्सेलरेशन को 0 नहीं दोगे तो वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा। वर्क डन माने काइनेटिक एनर्जी हर एक मूवमेंट पे क्या आ जाएगा आपका? डिफरेंट आएगा, कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब आपको हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन मिलेगा। बात को समझ रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन मिलेगा। हो सकता है कि शायद आपको यहाँ पे 2 जूल मिले, इस पॉइंट पे शायद आपको 3 जूल मिल जाए, इस पॉइंट पे शायद आपको 5 जूल मिल जाए, इस जगह पे 6 जूल मिल जाए। मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव कराते वक्त आपको कई सारे वर्क डन मिल रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें जब आप वर्क डन की वैल्यू को डालोगे कौन सा वाला डालोगे? आप खुद बताओ। 2 डालो, 3 डालो, 5 डालो, 6 डालो, कौन सा डालोगे? कंफ्यूजन? अरे बाबा फॉर्मूला जब एक है, काम जब आप एक बार कर रहे हो एक जगह से एक जगह तक का, तो भाई एक वैल्यू आ जाए तो अच्छा है। इतने सारे वर्क डन आ गए, प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब समझ आ रहा है? अगर सपोज करो मैंने इन सभी वर्क डन को, अगर मुझे ये सारे वर्क डन हर लोकेशन पे सेम मिला होता तो मेरे लिए काम काफी आसान हो जाता। मैं बस यहाँ पे एक वैल्यू डालता, मेरा काम खत्म। अब देखो कितनी सारी दिक्कतें आ गई, इतने सारे वर्क डन आ गए। तो आप कहोगे सर क्या ये गलत होता है? हो भी तो सकता है, ऐसा तो हो भी सकता है कि मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा एक्सेलरेशन 0 हो नहीं पा रहा, मेरा हर मूवमेंट पे काइनेटिक डिफरेंट आ गया, वर्क डन डिफरेंट आ गया। तो गलत कुछ नहीं है। अब बस दिक्कत ये है कि आपको एक नहीं कई सारे वर्क डन मिलेंगे। जैसे एक आपको सपोज को मिल रहा होगा 2 जूल, एक आपको मिल रहा होगा 3 जूल, एक आपको मिल रहा होगा 4 जूल, ऐसे बहुत सारे वर्क डन मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक आने के। और आपको अगर यहाँ पर कोई सिंगल वैल्यू अगर बिठाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी वर्क डन का क्या करना पड़ेगा? एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू जो होता है वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि बाकी सारी जो वैल्यूज हैं उसके करीब करीब आता है। अब आप यूज योर कॉमन सेंस। पहला ऑप्शन तब था जब आपने विदाउट एक्सेशन किया था, ए 0 किया था, बी कांस्टेंट आया था, वर्क डन आपका कांस्टेंट आया था हर जगह पे। एक वो ऑप्शन था और एक ये ऑप्शन है जहां पे इतने सारे आपको वर्क डन मिल रहा है फिर उसका एवरेज करो। आप खुद अपना सेंस यूज करो और मुझे बताओ कौन सा वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा? ये एवरेज वाला जो कि विद एक्सेशन करने के कारण आया हो, कि वो एक सिंगल वर्क डन का वैल्यू जो कि विदाउट एक्सेशन करने के लिए आया? आप खुद सोच के देखो, ये वाला एक्यूरेट वैल्यू तो है नहीं, इट इज एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर आपने इसको विदाउट एक्सेशन किया हो तो आपको एक सिंगल वर्क डन का वैल्यू मिलता है, हर जगह पे आप यहाँ पे उठा सकते हो। क्या वो ज्यादा आसान नहीं होता? आप बात को समझिए ध्यान से, क्या वो ज्यादा आसान नहीं होता? गलत ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ज्यादा आसान होता, आपको एक्यूरेसी आपकी ज्यादा मेंटेन रहेगी। उसी वजह से कहा जाता है कि हमेशा इस डेफिनेशन में विदाउट एक्सेलरेशन लिखना जरूरी होता है। उसका मतलब होता है कि आपका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, हर मूवमेंट में आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। उसके कारण क्या होता है? आपको कई सारे वर्क डन के वैल्यूज नहीं मिलते, एक मिलते हैं जिसको यहाँ पे बिठाने में आपको आसानी होती है। या बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें कि जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका मेंटेन रहता है। मतलब जब आप इसको यहाँ से मूव कराते हैं तो आपका जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, the law of conservation of energy is obeyed while moving the charge from B to A। आपका क्या है? कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है उसका जो लॉ है वो ओबे रहता है ना? पता होगा आपको कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। हर जगह पे आपका एनर्जी या वर्क डन क्या होता है? सेम होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आप एक्सेशन को 0 करते हो, v आपका कांस्टेंट रहेगा, वर्क डन आपका कांस्टेंट रहेगा, माने काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, तो हर जगह पे आपका वर्क डन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो अप कर रहे हैं। अच्छी बात है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, आइडियल कंडीशन क्रिएट हो गया। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर रियलिटी में क्या ये पॉसिबल है हर जगह पे वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना? देखो प्रैक्टिकली देखो तो ये पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ ही सकता है कि आप उसको मूव करा रहे हो तो आपका हाथ हिल जाए। प्रैक्टिकली थोड़ी पॉसिबल कि आप हर जगह पे वेलोसिटी को मेंटेन कर सकते हो सेम।
लेकिन ये भी तो देखो, अगर आपको एक वर्क डन का वैल्यू मिलता है उस तरह से करने के चक्कर में आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, ये टॉपिक जो है स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी ऑफ द टॉपिक हम इस किस्म के हाइपोथेसिस इमेजिन कर लेते हैं कि ये इसका वेलोसिटी सेम रहे, दैट मीन्स इसका विदाउट एक्सेलेरेशन चलता रहे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चीज मैं आपको समझाता हूं। चलिए, अच्छा अब आते हैं दूसरे बात। मैंने आपको दूसरे बार शायद बोला था कि यहाँ पे दो किस्म के वर्क डन होते हैं, एक जो आपको खुद ब खुद करना पड़ रहा है एक्सटर्नल वर्क डन, और एक जो अपने आप हो है। अपने आप का मतलब क्या होता है, इसने उसको धक्का मार के इधर कर दिया, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कहा जाता है, ठीक है। वो भी जो वर्क डन हुआ करता था, तो वो वर्क डन कैसे आता है, यहाँ से देखिए। अगर मान लीजिए ये अगर आपका +2 है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एज यूजुअल आपने इस चार्ज को यहाँ पर रखा होगा। अब ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, ये सोर्स चार्ज है, भारी है, ये शायद मूव नहीं करना चाहेगा, ये बहुत छोटा है तो इसको धक्का मार के उधर कर देगा। इसमें आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, ये अपने आप धक्का लगा के इधर से इधर आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वर्क डन हुआ, इसमें आपको कोई कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ा, बस आपको क्या करना पड़ा, इस चार्ज को यहाँ पर रखा हुआ था, आपने बस हाथ हटा दिया, ये अपने आप धक्का लगा के उधर चला जाएगा। ये भी एक वर्क डन हुआ, लेकिन इसमें कोई एक्सटर्नल हेल्प यूज नहीं हुआ। तो इस वजह से इस वर्क डन को क्या बोलता है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसका डेफिनेशन क्या आएगा, देख अब देखिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो उस हिसाब से फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, VB माइनस V। अभी ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आया, तो आप नीचे क्या लिखोगे, ये आपका डेफिनेशन क्या रहेगा। ध्यान से बात को समझिए, अब कहां से कहां जा रहे हैं आप, A to B जा रहे हैं, पहले आप B to A जा रहे थे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको पुश कर करके जाना पड़ रहा है, धक्का मार मार के जाना पड़ता है, क्योंकि आप जा तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है, सोर्स चार्ज, जो हर मोमेंट में आपको उधर की तरफ धक्का मार रहा है, और आप उस चार्ज को उधर से धक्का मारते मारते इधर लेके आ रहे हैं, तो उसको आप उसमें आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा था। अभी कोई एक्सटर्नल वर्क करना नहीं पड़ रहा, आपने बस यहाँ से छोड़ दिया, फटाक से वहां से चला गया। देखिए ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला है। ये और उसमें क्या डिफरेंस है, बात को ध्यान से समझिए, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं। देखिए अगर मैं इधर से एक माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, VA माइनस VB, A to B जा रहा है। अब ध्यान से देखिए कि जो VA माइनस VB था, कुछ देर पहले हमने किया था कि VA माइनस VB क्या हो रहा था, एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम B to A अपॉन Q, ऐसा लिखा था या लिखा था। तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालते हो, फ्रॉम 1 and 2, देखो ये जो VA माइनस VB है उसको आप यहाँ पे डाल दो इस जगह, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन जो कि B to A जा रहा है अपॉन Q, और इधर आपका वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि A to B जा रहा है अपॉन Q। इसको और इसको काट, क्या मिला आपको, मतलब क्या समझ आ रहा है, ध्यान से बात को समझिए, क्या समझ आ रहा है कि इधर से इधर अगर आप उसको मूव करा के लेके जाते हो जबरदस्त, क्योंकि अपने आप को जाना नहीं चाह रहा, रिपल्शन तो हो रहा है ना वहां पे, ये बंदा जो है उसको रिपेल कर रहा है, वो तो अपने आप जाना नहीं चाह रहा, तो आपको धक्का मार मार के लेके जाना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क। और एक था जो इधर से इधर अपने आप आ रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों जो वर्क डन है उनका अमाउंट बिल्कुल इक्वल है, उनका अमाउंट बिल्कुल इक्वल है, बट एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। मतलब अगर समझाऊं, अगर मान लीजिए इधर से इधर वर्क डन करने में अगर आपको 10 जूल लग रहा है ऑटोमेटिकली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर से खींच कर इधर लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, -10 जूल। अगर मान लीजिए इधर से इधर जाने में अगर आपको 10 जूल लग रहा है, इधर जाने इधर आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, -10 जूल, सिंपल। या इधर से इधर आने में अगर आपको 10 जूल करना पड़ रहा है, तो उधर से उधर जाने में कितना करना पड़ेगा, -10 जूल। मतलब जो भी वैल्यू इधर से इधर का आएगा, दूसरा वाला तो उधर से उधर का माइनस कर देना, सिंपल। और एक कमाल की चीज देखिए, अगर मैं इसको उधर लेके चला जाता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल
बी टू ए, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ए टू बी, ये मिला। मतलब इसका मतलब क्या, ध्यान से बात को समझिए, इसका मतलब क्या होगा, आप पहले चार्ज को ए से बी तक लेके गए, पहले आप चार्ज को ए से बी तक लेके गए, तब वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क हुआ उसकी बात कर रहे थे। फिर आप इधर से इधर लेके आए, जब आप इधर से लेके जा रहे थे तो ए टू बी था, है ना, ये देखिए ए टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। फिर आप बी से ए के लेके आए, वो तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क डन था। इस टोटल साइकिल में आपको जो नेट वर्क डन मिला वो क्या मिला, जो नेट वर्क डन मिला वो क्या मिला, 0 मिला। अब अगर आपको क्लास 11 का टॉपिक थोड़ा याद हो कंजर्वेटिव फोर्सेस में, तो आपको क्या मिला था, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होता है कि सपोज कीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, आप उस फोर्स को यूज करके कोई वर्क डन कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए यूजिंग दैट फोर्स, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस आ गए, मतलब आपने टोटल साइकिल कंप्लीट किया यूजिंग दैट कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स को यूज करके एक जगह से एक जगह जाते हैं, फिर अपनी जगह वापस आ जाते हैं, एक साइकिल में जो नेट वर्क डन होता है वो 0 होता है। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्लास 11 में आपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, अभी 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या डेफिनेशन आता है कि अगर एक ऐसा फोर्स जिसको यूज करके मान लीजिए एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, फिर वहां से अपनी जगह वापस आ गए, ये जो नेट वर्क आपको करना पड़ा एक चक्कर में, वो कितना आएगा आपका, 0 आएगा। अब इस बात को अगर मैं घुमा के बोलूं कि अगर आप एक इधर से इधर गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, फिर अपनी जगह वापस आ गए किसी एक फोर्स को यूज करके, इसके चलते जो आपको नेट वर्क करना पड़ा वो आपका 0 आ गया। तो आप इनवर्सली क्या कह सकते हो कि जो फोर्स यूज किया गया था वो फिर आपका क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप खुद देखिए एक नेट साइकिल के अंदर आपका नेट वर्क क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये आपको प्रूव हो गया। देखिए कितनी सारी चीजें प्रूव हो गई, हमने बात शुरू किया था पोटेंशियल डिफरेंस को लेके, अब कितनी सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया कि इधर से उधर जाने में क्या होता है वर्क डन, जिसको एक्सटर्नल वर्क डन बोलते हैं, इधर से इधर आने में वर्क डन क्या होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। ये जो सारा काम चल रहा है ये नेट वर्क डन आपका 0 होता है, जिससे ये भी प्रूव हो गया कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गया। देखिए बात कहां से शुरू की थी कहां तक पहुंचे, कितनी सारी चीजें हमने प्रूव कर ली। अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा थोड़े और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। क्या हमने टॉपिक शुरू किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से, और साथ में पोटेंशियल भी था, भूलिएगा मत, पोटेंशियल जो टॉपिक है वो भी था, तो वो भी कराना है। अब वो कैसे कराएंगे, मैंने आपको शुरू में बोला था कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता हो, उस रास्ते किसी पॉइंट के पोटेंशियल को डिटरमाइन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है ना बेटा, वो एग्जैक्टली कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम अप्रोक्सीमेटली उसको निकाल सकते हैं यूजिंग दिस डेफिनेशन कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर आप अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहे हो तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, एक्सटर्नल वर्क डन लिखना होता है। ठीक है, उस बात को याद रखना। अच्छा अब आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए कैसे, जिन्होंने भी ये सारे कॉन्सेप्ट निकाले थे वो बड़े चालाक हैं, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, उनको ये लगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या करें, तो उन्होंने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाया, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ये पॉइंट ए है और अगर ये पॉइंट बी है, आपको इधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है, वो अपने आप डिसाइड कर लो। अच्छा ये और एक चीज, आपने पेरेंट चार्ज को किधर से किस साइड पर रखा है वो भी मैटर करता है, बात को समझिए। अगर आपने पेरेंट चार्ज इधर की तरफ रखा है तो किसी टेस्ट चार्ज को इधर से इधर ले जाना एक्सटर्नल वर्क डन कहलाएगा, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हो, क्योंकि ये धक्का मार रहा है। ठीक है, और अगर आप इधर से इधर लेके जा रहे हो, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आ जाएगा वर्क डन।
तो किस साइड रखा वो भी ध्यान में रखना। मैंने अभी कुछ बता दिया उसी को रट मत लो, वो तो मैंने इस वजह इसके अकॉर्डिंगली बताया कि आपका जो पेरेंट चार्ज है वो इधर के साइड था। अगर पेरेंट चार्ज इधर के साइड होता तो इधर से इधर आना आपका एक्सटर्नल वर्क डन होता, इधर से इधर जाना आपका वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता। ठीक है, उस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, यहाँ पे आपके पास है पेरेंट चार्ज। ठीक है, रखिए। अब मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। कहाँ पे निकालना है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप एक टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ पर उठा के लेके आए, तो ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो क्या लिखोगे? VA माइनस VB इज इक्वल टू, और ये वर्क डन कौन सा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक्सटर्नल वर्क डन। आप इसकी तरफ लेके आ रही है, आने देना थोड़ी चाहेगा, ये तो धक्का मारने की कोशिश करेगा, तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके चलते क्या आएगा? ये एक्सटर्नल वर्क डन आएगा पर यूनिट चार्ज। अब आपको निकालना क्या है? इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, मतलब मुझे VA चाहिए। तो इस VB जो है, ये VB आपको दिख रहा है, इसको कहीं ना कहीं आपको गायब करना पड़ेगा। अब गायब कैसे करें? बड़ा कमाल का दिमाग लगाया गया है। बोला गया है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं धीरे धीरे काफी दूर लेके चला जाऊँ, काफी दूर लेके चला जाऊँ, मतलब इस डायग्राम को ऐसा बनाऊं, यहाँ पे आपका VA था, ये पॉइंट A था, इस पॉइंट को काफी दूर लेके चला गया, ये B जो है इंफिनिटी पे पहुंचे। जब कोई चीज काफी दूर चला जाता है तो उसकी क्या वैल्यू है? आप खुद बताइए। सपोज कीजिए कि आपके लाइफ में कोई फ्रेंड है, अगर वो आपके सामने रहता है, आप उसके साथ रोज बात कर पाते हैं, निकल पाते हैं, खा पी पाते हैं, यू पीपल कैन हैंग आउट टुगेदर, तो फिर उसका कोई मीनिंग बनता है। मान लीजिए वो काफी दूर चला गया, फिर कांटेक्ट भी टूट गया, वो काफी दूर चला गया, कांटेक्ट भी टूट गया, उसके बाद कुछ रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता, सब खत्म है। तो जस्ट लाइक दैट बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि अगर आप उसको काफी दूर लेके चले जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या लगता है? उसमें कोई पोटेंशियल नाम की कोई चीज रहेगी? खत्म है बाबा, वो काफी दूर जा चुका है। अगर उस चीज को आप इधर से देखोगे खड़े होके, तो आपके लिए वो काफी दूर जा चुका है, अभी इधर से उसकी आपके पास कोई वैल्यू नहीं। बात को समझो। अगर आप खुद B पे खड़े होके देखते हैं तो फिर B पे आप जो हो, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल है, लेकिन A जो है वो आपके लिए इंफिनिटी पे है, फिर एक पे जो पोटेंशियल है वो आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात को समझ रहे? आप कहाँ से उसको देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो मेरे लिए VB का वैल्यू है, VA मेरे लिए इंफिनिटी पे है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, जीरो। और अगर आप इधर से देख रहे हो तो VA तो यहीं पे है, तो उसका तो वैल्यू होगा, लेकिन B जो है मेरे लिए दूर है, वो इंफिनिटी पे है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्या था सर, आप प्रूफ करके बता सकते हो कि इंफिनिटी पे जाने पे जीरो हो जाता है? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे, वी विल कम टू दैट। अभी चलो मान लेते हैं कि अगर जब इंफिनिटी पे है तो उसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो मान लेते हैं अगर इसको ऐसे डिफाइन करो, अब जो आप B से इसको इधर लेके आ रहे हैं चार्ज को, अगर इस डेफिनेशन को हम ऐसे बोले कि एक चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको अगर मैं इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहा हूं और वो पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, क्यों? बाद में प्लस की चार्ज भी तो है, समझ रहे हैं? तो ये क्या बन जाएगा? if a unit positive charge is brought from infinity to a point in the electric field of another point, इंपॉर्टेंट चीज क्या? विदाउट एक्सेलरेशन। 10 मिनट में यही समझाने में निकाल चुका हूं, तब ये दोबारा गलती मत कीजिएगा। विदाउट एक्सेलरेशन, the work done is said to be is brought from infinity. If a unit positive charge is brought from infinity to a point in the electric field of another point without acceleration, the work done is said to be the potential at that point. या आप ऐसे बोल सकते हो potential of that point is said to be the work done in moving that charge from infinity to that point. मतलब
आप इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आए, उसके चलते जो आपको वर्क डन करना पड़ा, और अगर वो चार्ज अगर आप यूनिट कर देंगे तो वो डेफिनेशन समझने में और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या हो जाता है ना कि आप देखिए यहाँ पे VA लिखा, ये 0 कर दिया, ये एक्सटर्नल वर्क डन था, और आपने नीचे यहाँ पे 1 कर दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो आपका जो VA है वो एग्जैक्टली क्या बन गया, एक्सटर्नल वर्क डन की तो इक्वल आ गया। तो बात को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, इस वजह से इसको हम नीचे 1 कर देते हैं। तो इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन आपको करना पड़ा वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। बात को ध्यान से देखिए, रियलिटी में हमने किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला भी नहीं है, हमने बस क्या कर दिया, एक पॉइंट को काफी दूर भेज दिया, इतना दूर भेज दिया कि वो अभी आपको दिख भी नहीं रहा है, उसकी वैल्यू आपके लिए नील हो चुका है, 0 हो चुका है, उसके कारण किसी पर्टिकुलर चीज की या किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आपको वैल्यू मिल गया। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, कभी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल आपकी कोई चीज नहीं होती, हमेशा होता पोटेंशियल डिफरेंस ही है। लेकिन जस्ट बिकॉज अगर आपको पोटेंशियल समझाना है तो हम क्या करते हैं, किस्म का मैनिपुलेटिव डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। रियलिटी में होता नहीं है बट आपको क्रिएट भी तो करना है, तो मैनिपुलेट करके हम डेफिनेशन को इस तरह से बनाते हैं कि मान लो बाबा 2 पॉइंट होते हैं, उसमें से एक पॉइंट को कहीं दूर भेज दो, इतना दूर भेज दो कि वो वैल्यूलेस हो जाए, तो फिर मेरे पास जो बच जाएगा वो एक ही पॉइंट बच जाएगा, और जो भी डेफिनेशन आएगा, जो भी वर्क डन आएगा, वो इसी पॉइंट के इर्द गिर्द डिफाइन हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपका होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट का डेफिनेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर इसके आगे भी कुछ है, अरे भाई बहुत कुछ है, कराने बैठे तो बहुत कुछ है, वैसे सब कुछ तो करा नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन जितना करा सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं कुछ पहले आपको मैं कह रहा था कि पोटेंशियल जो होता है इन्फिनिटी 0 होता है, कह रहा था, मैंने आपको ये बोला था, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा क्यों होता है। चलिए मैं आपको एक डेरिवेशन करके दिखाता हूँ पोटेंशियल का, और उसी के थ्रू लगे हाथों ये इन्फिनिटी में तुम्हारा 0 होता है वो भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नापना है, वो तो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया कि किसी इन्फिनिटी से किसी उस जगह पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आओ, जो तुम्हें करना पड़ेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, है ना। अब उसको अप्लाई भी करते हो तो डेफिनेशन था ऊपर से हमने पढ़ लिया, अप्लाई कर कैसे करते हो। मान लो जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मैंने क्या बोला था आपको, किसी पेरेंट चार्ज की प्रेजेंस में करना पड़ेगा, वरना बात आप प्रॉपर्ली समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कोई अगर कंप्यूटर आपको हर मोमेंट पे चैलेंज करने के लिए नहीं होगा, आप कैसे समझोगे कि आपका पोटेंशियल क्या है। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सारा जो काम कर रहे हैं हम, जब किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर उसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं। इट इज लाइक किसी मार्केट में आप जा रहे हैं, उस मार्केट में ऑलरेडी किसी ने अपना बिजनेस खोल कर रखा हुआ है, और उस एरिया के अंदर आप अपना ठेला खोलना चाहते हो, अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, और अगर आपने कर दिया तो कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे कि आप में पोटेंशियल है। अगर मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई पहले से कोई कंप्यूटर नहीं होता, तो आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ खास चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता, और अगर आपने कर भी दिया होता उससे क्या समझ आता है, क्या वो चीज़ आपके पोटेंशियल को डिफाइन करता है, आपकी कैपेबिलिटीज को डिफाइन करता है? नहीं करता। तो कब करता? जब आप किसी और के प्रेजेंस में उस काम को कर रहे हैं और आपने करके दिखा दिया, तब जाके आपकी पोटेंशियल जो होती है वो वैलिड होती है। तो इसी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल को निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि उस काम को आप किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर करें, तब जाके उस पोटेंशियल की अपनी कोई वर्थवाइल मीनिंग होती है। ओके, अच्छा, तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक पेरेंट चार्ज है, आपको मान लीजिए पॉइंट है ए, यहाँ पे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, जो मानना आपको मान लीजिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल क्या आएगा। मान लीजिए काफी दूरी यहाँ पे इन्फिनिटी है, अब सपोज कीजिए इस लाइन पे से ज्वाइन कीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो आपका x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, x है। अच्छा, जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, बीच रास्ते में कोई जगह ले लेते हैं, मान लीजिए चार्ज अभी आपका यहाँ पे, आप चार्ज को ऐसे मूव करा के लेके आ रहे हैं और आपका एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, एक्सटर्नली तो होगा ना बाबा, इसके अगेंस्ट आप काम करेंगे, ये तो धक्का मार दूर करने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उधर से उधर लेके आने की कोशिश करें। अब मान लो धीरे धीरे करके आप लेके आ रहे हो, ऐसे लेके आ रहे हो कि हर मोमेंट पे आपका वेलोसिटी जो हो वो कांस्टेंट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए,
और आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। स्टार्टिंग का डेफिनेशन। अब मान लीजिए आप इधर से इधर यहाँ तक लेके आ रहे हैं, ये छोटा सा डिस्टेंस है, मान लीजिए आपने जो कवर अप किया है, ये मान लीजिए आपका क्या है, dr है। क्या है? dr। और मान लीजिए राइट नाउ इस ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपका है r। ठीक है। अब देखिए, अभी चार्ज इस जगह पर मान लीजिए धक्का इधर की तरफ लग रहा है और आप वर्क डन इधर की तरफ कर रहे हो, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ना, धक्का इधर की तरफ लग रहा है, आप वर्क इधर की तरफ कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो। अच्छा, अब देखिए इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा एट पॉइंट ए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स? ऑब्वियसली रिपल्शन, क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, रिपेल ही करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ऑफ रिपल्शन जो होगा वो क्या होगा? हमें क्या पता है? कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से दिखाते हैं, इनटू दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। अब इधर का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड q, इधर का जो चार्ज है वो 1 है, उसको लिखना लिखना एक ही बात है, लिखना यहाँ लिखना एक ही बात है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है, तो r का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा देखिए हमें और एक चीज पता है, अब अगर सपोज कीजिए कि आपको मान लीजिए यहां से यहां तक आप उसको मूव करा रहे हैं, एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इनटू डिस्प्लेसमेंट का आपको डॉट डॉट करना पड़ता है। अब सपोज कीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, उस वर्क को आप नाम दे सकते हैं dW। अब dW को क्या लिखेंगे? फोर्स, ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, इनटू ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसने किया है dr। ठीक है। अच्छा देखिए अब ध्यान से बात को समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस चार्ज को उधर की तरफ धक्का मार के भेजना चाहता है, वो उसको इधर की तरफ धक्का मार रहा है और आप क्या कर रहे हो? एक एक्सटर्नल फोर्स यूज करके इधर से इधर आने की कोशिश कर रहे हो। तो आप डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ कर रहे हो और वो फोर्स मार के धक्का मार के उसको उधर की तरफ भेजना चाहता है। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों के बीच एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज 180 डिग्री। तो अगर आप डॉट डॉट को खोल दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F dr cos 180 डिग्री। आपको पता होगा ना, जैसे a डॉट b होता है ab cos थीटा, उसके अकॉर्डिंगली cos 180 क्या होता है आपका? -1। आता है कि नहीं आता है? cos 180 आपका आ जाता है -1। अब इस f की वैल्यू को डाल दीजिए यहाँ, f की वैल्यू क्या थी? कैपिटल K जो कि 1/4πε0 होता है, q r², यहाँ पे dr क्या है? अब देखिए ये जो छोटा सा वक्र आपको मिल रहा है वो सिर्फ a टू b तक लाने में करना है। ये a टू b तक लाने में जो वक्र है उसकी वैल्यू, मुझे इतने से वैल्यू से क्या करना है? मुझे तो पूरा इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है, इस डिस्टेंस तक, जो जिसका वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे x है, आपको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आना है। तो कैसे करेंगे? आपको टोटल वक्र निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल वक्र जो आप निकालोगे, टोटल वक्र in moving the charge from infinity to point P, ये point P तक क्या है? तो यहाँ पे आपका टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा? आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए कैपिटल K Q और माइनस, ये साइन जो है वो बाहर निकाल लीजिए, वो कांस्टेंट है, यहाँ पे dr है और 1/r² को आप ऐसे लिख सकते हो, r के बाद -2 ऊपर उठा दो। कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है? इन्फिनिटी से x तक लेके जा रहा है। अब r-2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता हो इंटीग्रेशन का, r के पावर -2 + 1, तो ये आपका हो जाएगा -1 और नीचे में -2 + 1 मतलब यहाँ पे भी
-2 इन्फिनिटी से x तक। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो k q और r इनवर्स को आप नीचे लिख सकते हैं 1/r इन्फिनिटी से x तक। अब हमें क्या करना है, एक बार फाइनल वैल्यू डालना है, एक बार इनिशियल वैल्यू डालना है। जब आप फाइनल वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे 1/x लिखोगे और एक बार 1/इन्फिनिटी लिखोगे। 1/इन्फिनिटी क्या होता है हम सबको पता है, जब किसी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो नॉट डिफाइंड से, वो क्या बन जाता है 0 0 0 बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला kq/x। ये टोटल वर्क डन आ गया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस p पॉइंट तक मूव करा के लाने। तो हम जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हैं, उस वो जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट का जहां पे आप लेके आए उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब इस p पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो आपको क्या मिल गया kq/x। क्या मिल गया kq/x। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज देखिए, जब आप किसी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, उसमें जो चीजें मैटर करती है वो ये होता है कि उस पॉइंट का आपके सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है। इनवर्सली करता है, वो नीचे है, और उस जो सोर्स चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है उस पर कुछ खास डिपेंड नहीं करता। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगेन वही एग्जांपल, आप किसी और के इलाके में जाके टेरिटरी में जाके अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपको कितना पोटेंशियल डालना पड़ेगा उस काम के लिए, वो इस पर डिपेंड करता है कि जो जिसकी टेरिटरी में आपने अपना बिजनेस खोला है, जो आपका चैलेंजर है या कॉम्पिटिटर है, वो कितना पावरफुल है। आपका जो पोटेंशियल है वो उसके पावर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना पावरफुल है। वो जितना पावरफुल ज़्यादा होगा, आपको वहाँ पर टिके रहने के लिए उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब उतने ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इट इज समथिंग ऑल्सो लाइक दैट कि यहाँ भी जो चीज़ है ये पेरेंट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल किसी पॉइंट का। जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो टेस्ट चार्ज, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को समझ नहीं आता कि सर यहाँ पे कौन सा चार्ज बिठाऊं, टेस्ट चार्ज की सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज नहीं बिठाना, जो टेस्ट चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के वैल्यू के ऊपर किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। किसी पॉइंट का पोटेंशियल उसके ऊपर डिपेंड करता है जो कि आपका सोर्स चार्ज होता है, मतलब जिसके इलाके में आप पोटेंशियल को नापना चाहते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझ आया कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है, एक पॉइंट P है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए x, और अगर आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो किस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, किस मैग्नीट्यूड का लेके आ रहे हैं, उस पर मैटर नहीं करता। किस पे करता है, इस डिस्टेंस पे करता है और इस सोर्स चार्ज पे करता है। जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं, मान लीजिए इंफिनिटी लेके आ रहे हैं किसी चार्ज को, ऑब्वियसली इवन पॉजिटिव चार्ज पे लेके आएंगे, तभी डेफिनेशन जो वैल्यू देगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे करेगा, सिर्फ इस टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज पे करेगा, उसके बीच का डिस्टेंस उस पे करेगा। तो P पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा, kq/x। अच्छा, इन चीजों को समझाने के चक्कर में मैं और एक चीज आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ऐसी बहुत सी बारीकियां हैं जो कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उसमें से एक है, आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स जब लगाते थे तो आपको पता होगा उसका फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ का, कैपिटल K q1 q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। आपको याद होगा एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है, यहाँ पे दोनों चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। मतलब अगर प्लस होता है तो प्लस ही बिठाना, अगर माइनस भी होता तो भी उसको प्लस ही बिठाना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कूलम्स लॉ से डिराइव होकर संभव निकल के आता है। उसके चलते यहाँ पे भी आपको वैसे एक चार्ज लिखना होता है, लेकिन जो भी लिखना होता है उसका भी आपको क्या लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। मतलब इन दोनों केसेस में आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। लेकिन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ये एक ऐसा टॉपिक है, या इसके रिगार्डिंग और भी सारे जो टॉपिक्स आने वाले हैं, वहाँ पे जब भी आप किसी चार्ज के वैल्यू को बिठा रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, आपको चार्ज के साइन के साथ बिठाना पड़ेगा।
अगर आप साइन के साथ नहीं बिठाते तो कई सारी चीज़ें जो आगे जाके डिफाइन हो सकती है या एक्सप्लेन हो सकती है, उन चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिएगा किसी जगह का पोटेंशियल अगर आपका 5 वोल्ट है, पोटेंशियल का एसआई क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर सपोज कीजिएगा प्लस वोल्ट देते हैं और एक माइनस वोल्ट देते हैं, इससे क्या होता है आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल जाता है कि प्लस का मतलब आपका पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, माइनस का मतलब घट रहा होगा, है ना। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपने सिर्फ प्लस 5 वोल्ट बोल के छोड़ दिया होता, आपको कैसे पता चलेगा कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? आपको कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? सपोज कीजिए अगर मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया और यहाँ भी 5 वोल्ट दिया, अगर मैंने यहाँ पे प्लस दिया, मैं माइनस दिया, तो समझ आता है कि इधर का हायर पोटेंशियल है, इधर का लोअर पोटेंशियल है। तो प्लस माइनस से काफी फर्क पड़ जाता है। तो जब भी आप पोटेंशियल का टॉपिक करोगे, वहां पे जहां कहीं भी अगर चार्ज लिखना होता है तो वहां पे प्लस साइन या माइनस साइन को मेंटेन करना है, तो वहां पे उसका मैग्नीट्यूड नहीं लेना होता है। तो जैसे यहाँ भी आपको चार्ज दिख रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, क्या in context of potential and potential difference, the sign of charges need to be applied। जब भी आप पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का कोई भी टॉपिक करते हैं, ये इसको रिगार्डिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जब भी कहीं पे आता है आपको चार्ज का साइन डालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं डालोगे तो कई किस्म के कंफ्यूजन आते हैं, कई किस्म की क्लैरिफिकेशन जो आगे जाके हो सकती थी वो आपको नहीं होगी, दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अभी मुझे पता नहीं +2 हो, चलिए मान लेते हैं +2 है, फिर तो आपको प्लस डालना पड़ेगा। अगर ये -2 होता तो आपको -2 डालना पड़ता। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की। अब आता है इसके कुछ केसेस, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कि इफ द चार्ज, जिस पॉइंट आप निकालना चाहते हो वो पॉइंट बिल्कुल इस चार्ज के करीब, बिल्कुल करीब हो, जैसे यहाँ इफ द पॉइंट इज वेरी नियर द चार्ज, तो आपका x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो पोटेंशियल हुआ के क्यू बाई 0 मतलब इंफिनिटी, मतलब मैक्सिमम हो गया। मतलब आप चार्ज के अगर बिल्कुल करीब देखते हैं तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। ठीक है, बिल्कुल करीब देखते हैं तो पोटेंशियल क्या आएगा, आपका मैक्सिमम आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। और सपोज कीजिए दूसरा केस करते हैं, जो मैं तब आपको बताया था इंफिनिटी आपका 0 हो जाता है, उसका भी देखिए। इफ द चार्ज या इफ द पॉइंट is at infinity, जहां पे आप नापना चाहते हैं, दैट मींस आपका x है वो इंफिनिटी पे आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा, आपका जो vp है k q बाई इंफिनिटी, कोई वैल्यू जब इंफिनिटी से डिवाइड होता है तो क्या बन जाता है, 0। मतलब यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो ना के बराबर है, और जब आप बिल्कुल करीब रह रहे हैं तो आपका पोटेंशियल बिल्कुल मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप चार्ज के यहाँ पे बिल्कुल करीब खड़े हैं, जब आप उस चार्ज से काफी दूर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका मान लीजिए पोटेंशियल आपका जो है वो है 1000 वोल्ट, बिल्कुल करीब। अब जैसे थोड़ा दूर चले जाएंगे आपका हो जाएगा 99 वोल्ट, थोड़ा और दूर चले जाएंगे 998 वोल्ट, थोड़ा और दूर जाएंगे 997 वोल्ट, थोड़ा और दूर जाएंगे 996 वोल्ट, ऐसे करते करते जब इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे तो आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप चार्ज से जितना दूर जा रहे हो आपकी पोटेंशियल धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। यूज द सेम एग्जांपल अगेन, आप किसी और के टेरिटरी में अपना बिजनेस खोल रहे हैं। ओके, आप सपोज कीजिए जो बंदा आपका कंपटीटर है बिल्कुल उसके घर के सामने ही अगर आपने बिजनेस खोल लिया, ठेला खोल लिया, अपना दुकान खोल लीजिए, सोचिए आपको कितना दिक्कत करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत या चैलेंज आपको कब फेस करना पड़ेगा कि जो आपका कंपटीटर है बिल्कुल उसके करीब या उसके दुकान के ही बाजू में या उसके घर के ही बाजू में आपने अपनी दुकान खोल ली, तो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा आपका पोटेंशियल होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपका जो कंपटीटर है वो यहाँ पे है और आपने काफी दूर अपना ठेला या दुकान खोल लिया, काफी दूर, कई मीलों दूर आपने खोल लिया,
आपको कोई कंपटीशन फेस ही नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी दूर अगर आपने खोल लिया तो आपका पोटेंशियल वहाँ पे क्या आएगा, ना कहीं पर आपका जीरो। तो देखिए सेम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। जब आप चार्ज के बिल्कुल बगल में पोटेंशियल को नापना चाहते हैं तब आपको काफ़ी पोटेंशियल मिल रहा है, मैक्सिमम इनफाइनाइट। लेकिन जब ये आपका इनफाइनाइट है, लेकिन जब आप काफी दूर देख रहे हो तो आपका पोटेंशियल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, the value of potential decreases with distance। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पॉइंट टू रिमेंबर है, ये भी एक पॉइंट टू रिमेंबर है। जैसे वो वाला था कि आप जब भी पोटेंशियल के टॉपिक्स वगैरह पढ़ेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक्स पढ़ेंगे या इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, चार्ज का साइन यूज करना मस्ट है। तो ये वो एक पॉइंट था और ये भी पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप सपोज कीजिए इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा दिखेगा, मान लीजिए ये आपका पोटेंशियल है इसी पॉइंट का और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है। तो वक्त के साथ आपका पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा। तो आपका ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, एक्सपोनेंशियली आपका क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और कुछ बच्चे कहते हैं सर कई जगह पे हमने ऐसे डायग्राम्स भी देख रखे हैं, कुछ जगह पे डायग्राम्स हमें ऐसे भी दिखे हैं। ये कब होता है, ऐसे भी डायग्राम्स हमें दिखे हैं। सर ये कब होता है, अरे बहुत सारे एक ही चीज, फर्क कितना होता है, ये भी घटने को ही बता रहा है। बस ये क्या होता है, ये जो चीज है ये आपको +2 चार्ज का ग्राफ होता है, ये जो होता है वो +2 चार्ज का ग्राफ होता है, और ये जो होता है फिर -2 चार्ज का ग्राफ होता है। दोनों में अलग कुछ नहीं होता, बात को समझिए, ध्यान से बात को समझिए। अगर ये +2 चार्ज होता है तो देखिए x जो है, अगर मान लीजिए +2 चार्ज होता है तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, और अगर आप q को पॉजिटिव बिठाते तो v आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब y एक्सिस और x एक्सिस दोनों ही पॉजिटिव है। तो आपका डायग्राम कहां पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ही बनेगा, तो ये भी प्लस वो भी प्लस, तो फर्स्ट में ही तो बनेगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपका चार्ज जो है वो नेगेटिव है, चार्ज जो नेगेटिव है, अभी मैंने क्या बोला था पोटेंशियल के टॉपिक के अंदर चार्जेस के साइन को डालना मस्ट है। तो आप अगर यहाँ पे माइनस साइन डाल दोगे तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आपका नेगेटिव हो जाएगा और x आपका प्लस होता है। अब आप खुद बताइए, y एक्सिस अगर आपका नेगेटिव होता है और x एक्सिस अगर आपका पॉजिटिव होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा। तो इस वजह से इसका जो डायग्राम बनता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। लेकिन बात को समझाता एक ही है कि जितना आप डिस्टेंस उधर की तरफ जा रहे हो आपका पोटेंशियल देखो धीरे धीरे इसका जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ आ, इट इज नॉट बिकमिंग एंटायरली जीरो बट इट इज टेंडिंग टू बिकम जीरो विद टाइम विद डिस्टेंस। समझ आ गया, चलिए देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक था उसके अंदर मुझे इतना ही समझाना था। ये बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, मैं काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चे कॉन्स्टेंटली ये सारे क्वेश्चंस पिकअप करते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलिए यही बात आज आपको मैं समझा दूँ, आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके बाद में कुछ डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे लिख सकते हैं और या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए चलिए।